नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष तोमर अपने YouTube चैनल कक्षा ज्ञान मंच से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि हम पिछले काफ़ी वीडियो पढ़ रहे थे, लेकिन आज उससे एक अलग छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण कम है, लेकिन आपके दिमाग में काफ़ी बार इन शब्द के बारे में बार बार चर्चाएँ होती रहती है कि संघ क्या है, परिसंघ क्या है, यूनियन क्या है, यूनाइटेड क्या है, फेडरल क्या है, कॉन्फेडरल क्या है। ये शब्द अलग अलग हैं और बार कहीं ना कहीं भारत के विषय में भी इनके अंदर कहीं ना कहीं दिमाग के अंदर कोई ना कोई उलझन रहती है। तो उन उलझनों को दूर करने की हम कोशिश करते हैं। तो देखिए, 3 शब्द हैं जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द बार बार आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और पूछे क्या जाते हैं, आपको ध्यान भी उनको देखना पड़ता है कि ऐसा कौन से शब्द हैं। तो एक शब्द है यूनियन। यूनियन, ठीक है, भारत के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, अब यूनियन ऑफ स्टेट दैट इज भारत, यानी कि राज्यों का संघ क्या कहलाएगा, भारत कहलाएगा। यूनियन ऑफ स्टेट। एक आपको देखने को मिलेगा फेडरल। फेडरल और एक आपको देखने को मिलेगा कॉन्फेडरल। कॉन्फेडरल, ये 3 शब्द बार बार आपको देखने को मिलते हैं। अब इन 3 शब्दों में क्या, अगर हिंदी की बात करें तो इसको संघ के नाम से जाना जाता है, संघ। इसको भी संघ कहा जाता है और इसको परिसंघ कहा जाता है। तीनों की एक साथ चर्चा कर लेते हैं। अब परिसंघ में और संघ में, या परिसंघ और इस संघ में तो कोई अंतर आपको स्पष्ट दिखाई दे जाएगा, लेकिन प्रॉब्लम्स आती है इस संघ में और इस संघ में कि आखिर ये जो संघ है यूनियन, ये फेडरल या फेडरलिज्म से या फेडरेशन से कैसे अलग है, और अगर ये इससे अलग है तो ये इससे कैसे अलग है। इन तीनों में क्या क्या अंतर आपको दिखाई देते हैं और भारत कौन सा संघ है। भारत ने यूनियन शब्द का प्रयोग किया, फेडरल शब्द का प्रयोग नहीं, या फेडरेशन शब्द का प्रयोग नहीं किया। जबकि आपको पता है 1935 के अधिनियम में फेडरेशन बनाने की कोशिश की गई थी, भारतीय राज्यों का संघ, और उस संघ के लिए एक शब्द यूज में लिया गया था फेडरेशन, फेडरल। जबकि हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने फेडरल या फेडरेशन शब्द का प्रयोग ना करके उसकी जगह संघ का प्रयोग किया। लेकिन दिक्कत हिंदी के स्टूडेंटों के साथ आती है कि इसके लिए भी संघ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है, इसके संघ, जब दोनों के लिए संघ शब्द का प्रयोग किया जा रहा है तो ऐसा लगता है कि यूनियन और फेडरल इंग्लिश में भी कोई ज्यादा अंतर नहीं है। यूनियन और फेडरल या फेडरेशन एक ही बात है। अब कारण क्या है कि दोनों के लिए हिंदी में एक शब्द का प्रयोग किया गया, लेकिन वास्तविक रूप से दोनों के अर्थों में कुछ अंतर है। दोनों के मन के भाव में कुछ अंतर दिखाई देगा आपको स्पष्ट तौर पर कि ये संघ नहीं है और ये संघ नहीं है। लेकिन इंग्लिश के लिए तो शब्द अलग अलग है, लेकिन हिंदी के लिए दोनों शब्दों को एक रख दिया, जिससे कहीं ना कहीं विरोधाभास, विवादास्पद पैदा हो गया कि हिंदी के स्टूडेंटों को ऐसा लगने लगा कि इस संघ में और उस संघ में क्या अंतर है। उसका कारण यही हो सकता है इस संघ को, यूनियन के लिए संघ शब्द का प्रयोग ना करके कोई अच्छे शब्द का प्रयोग किया जा सकता था उस समय, लेकिन संविधान निर्माताओं के दिमाग में पता नहीं क्या चीज थी कि उन्होंने भी यूनियन के लिए हिंदी में संघ शब्द का प्रयोग कर लिया। जब से कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम के छात्रों के साथ समस्या है कि ये संघ और इस संघ में क्या अंतर है, समझ में आ गया। जबकि दोनों के लिए संघ शब्द का प्रयोग किया गया हिंदी में, इंग्लिश में दोनों के लिए, लेकिन दोनों के, मैंने कहा दोनों शब्द जब अलग अलग होते हैं तो दोनों शब्द एक जैसे हो ही नहीं सकते, उनमें कुछ ना कुछ परिवर्तन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो बात करते हैं यूनियन, संघ के लिए। यूनियन शब्द का प्रयोग मुख्य रूप से भारत के परिदृश्य में अपने देखें तो भारत के परिदृश्य में आपको क्या दिखाई देगा, भारत के परिदृश्य में दिखाई देगा कि भारत के अंदर यूनियन का मतलब होता है ऐसा संघ जिसका विनाश ना हो, विनाश ना हो। पहली चीज हम कर सकते हैं। दूसरा, ऐसा संघ जो राज्यों की इच्छा पर निर्भर ना हो,
इच्छा पर निर्भर ना हो। और क्या कर सकते हैं? ऐसा संघ जो केवल राज्यों का कलेक्शन ना हो। ध्यान रखिए, हम भारतीय संघ की बात करें। भारत का संघ कह रहा है ऐसा संघ जिसका विनाश संभव नहीं है, यानी कि राज्यों की इच्छा पर निर्भर नहीं है, यानी कि राज्यों की सहमति से जिसका निर्माण ना हुआ हो, राज्यों की सहमति से ना बना हो। ध्यान रखिएगा, पहली चीज स्पष्ट तौर पर ध्यान रखिएगा, भारतीय संविधान में स्पष्ट कहा गया ऐसा संघ जो राज्यों से, राज्य का निर्माण उन राज्यों के कारण ही संघ का निर्माण हुआ, ऐसा नहीं है। समझ में आ गया? राज्यों की इच्छा से संघ का निर्माण नहीं हुआ। संघ ने अपने हिसाब से किसका निर्माण किया है? राज्यों का या देश का या संघ का निर्माण किया। राज्यों की इच्छा से उसका निर्माण नहीं हुआ। जब राज्यों की इच्छा से उसका निर्माण हुआ तो राज्य इससे बाहर नहीं जा सकते, अर्थात राज्यों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। राज्यों का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं, इस पर ध्यान रखिएगा। अब स्वतंत्र अस्तित्व नहीं तो हमारे संविधान के जो निर्माता थे उन्होंने संघ की एक कल्पना करी थी कि संघ ऐसा बनेगा, और उस कल्पना के अंदर हमने कहीं ना कहीं एक शब्द आप बार बार देखते हो, एक शब्द सुनते हो आप, भारत माता। इसका मतलब एक शरीर की कल्पना करी हुई है भारत के लिए। किसकी? एक शरीर की कल्पना करी हुई, एक जैविक शरीर। जैविक शरीर की कल्पना, यानी कि ऐसा शरीर जिसके अंग तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन वो अंग सबसे महत्वपूर्ण है, हर एक अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन उस अंग का उस शरीर से अलग स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे मेरा हाथ है, अगर मेरे शरीर से मेरा हाथ अलग हो जाए, हाथ मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन मेरे शरीर से अगर हाथ अलग हो जाए तो हाथ का कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। इस तरह के संघ की कल्पना की गई थी। समझ में आ गई? तो जैविक शरीर की कल्पना की गई जिसका अंग, जिसका हर अंग जरूरी है, लेकिन उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। समझ में आ गई बात? अंग सारे जरूरी हैं, अंगों के बिना शरीर का संचालन नहीं होगा, लेकिन उन अंगों का शरीर से अलग स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। शरीर के अंगों की तरह ही हमने कल्पना करी है भारत की। समझ में आ गया? एक भारत माता के रूप में, एक शरीर के रूप में, एक जैविक शरीर के रूप में बात की है। दूसरी, संघीय व्यवस्था है, बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन यहां पर आपको क्या दिखाई देगी? एकात्मकता ज्यादा दिखाई देगी। एकात्मकता ज्यादा दिखाई देगी, यानी कि केंद्र का झुकाव आपको कहीं ना कहीं केंद्र की तरफ झुकाव दिखाई देगा। संघात्मक व्यवस्था है, एकात्मक व्यवस्था है, लेकिन एकात्मकता के ऊपर संघात्मकता के ऊपर, एकात्मकता के ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है। समझ में आ गई बात? कहीं ना कहीं आपको केंद्र की शक्तियां राज्य को मुकाबले में ज्यादा दी गई हैं, तो आपको कहीं ना कहीं संघीय व्यवस्था में एकात्मकता ज्यादा दिखाई देगी। इसलिए आपको कहा है कि एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने भारतीय संघ को अर्ध संघ की संज्ञा दी है। तो उनका कहने का मतलब ये था, पूर्ण संघ नहीं है, अर्ध संघ है। अर्ध संघ का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं केंद्रीय या एकात्मकता की ताकत ज्यादा है, केंद्रीय सरकार की व्यवस्था ज्यादा है, संघों के मुकाबले केंद्र सरकार ज्यादा मजबूत दिखाई आपको देती है। कोई दोहरी नागरिकता नहीं है, एक झंडा होगा, एक संविधान होगा,
इसके अलावा संसद के द्वारा राज्यों का निर्माण, उनकी सीमा, नाम परिवर्तन इत्यादि की शक्ति आपको दिखाई देगी। तो कहीं ना कहीं भारत का जो संघ है, उस संघ वो ऐसा संघ है जिसका विनाश नहीं हो सकता। विनाश का मतलब जिससे कोई चीज जा नहीं सकती है। राज्यों की इच्छा से संघ का निर्माण नहीं हुआ, संघ ने खुद का स्वयं का निर्माण किया है, राज्यों को उसमें जोड़ा है। समझ में आ गई बात। ऐसा संघ जो केवल राज्यों का कलेक्शन नहीं है, इकट्ठा करके हमने सबको किसी न किसी को उठा लिया और इकट्ठा करके कोई चीज यूनाइटेड कर दी। यूनाइटेड जैसी व्यवस्था नहीं है, यूनियन है। यूनाइटेड को तो फिर खोलकर वापस अलग किया जा सकता है, तो यूनाइटेड जैसी व्यवस्था नहीं है। यूनियन शब्द इसीलिए प्रयोग में लिया। राज्य इससे बाहर नहीं है, राज्यों का स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। राज्य एक रूप में आपको दिखाई देंगे, संप्रभुता होगी, लेकिन मैंने कहा राज्यों की भी अपनी संप्रभुता है, केंद्र की भी अपनी संप्रभुता, संघीय व्यवस्था है, द्वैत शासन आपको दिखाई देगा, एक केंद्र का एक राज्य का, लेकिन फिर भी संघीय सरकार को मजबूत बनाया गया है। यहीं पर कहीं ना कहीं एकात्मकता दिखाई देती है। केंद्र सरकार राज्यों के मुकाबले ज्यादा ताकतवर आपको दिखाई देती है। और उसके बाद एकात्मकता लेकर एक दोहरी नागरिकता जैसा प्रावधान नहीं है। एक ही नागरिकता होगी और भारत की नागरिकता होगी, एक ही झंडा होगा, एक ही संविधान होगा और संविधान सर्वोच्च होगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ये इस संघ की विशेषता है। इसके एग्जाम्पल के तौर पर आप किसको जोड़ सकते हो? इंडिया को, भारत को जोड़ सकते हैं। अब बात करें फेडरल की। किसकी? फेडरल की। तो फेडरल के रूप में आप देखते हो किसको? यूएसए को। यूएसए 1789 के अंदर क्या बना? फेडरल बना। संघीय व्यवस्था यहां पर देखने को मिली। अब इसमें क्या था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड शब्द का प्रयोग किया गया। किसका? यूनाइटेड। संघ तो है लेकिन यूनाइटेड है। और मैंने कहा यूनाइटेड होने का मतलब यहां पर कभी ना कभी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। राज्यों का स्वतंत्र अस्तित्व है, अस्तित्व आपको दिखाई देगा राज्यों का। पहली बात, राज्यों का अलग से झंडा है, राज्यों का अपना सुप्रीम कोर्ट है, और जो इनकी केंद्रीय सरकार है, उस केंद्रीय सरकार किसी भी राज्य की सीमा में कोई परिवर्तन नहीं कर सकती। परिवर्तन या नाम में परिवर्तन ऐसा कुछ भी नहीं कर सकती। यानी कि कहने की बात है कि यहां पर राज्यों की अपनी संप्रभुता है, केंद्र की अपनी संप्रभुता है, लेकिन ज्यादा शक्तियां आपको कहीं ना कहीं राज्यों में देखने को मिलेगी। यानी कि अवशिष्ट शक्तियां जो हैं, बची हुई शक्तियां, अवशिष्ट शक्तियां आपको यहां राज्यों के पास मिलेगी। भारत में अवशिष्ट शक्तियां कहां है? केंद्र के पास। केंद्र का मतलब राष्ट्रपति के पास। समझ में आ गया। लेकिन यहां पर राज्यों को दे रही है तो राज्यों की अथॉरिटी ज्यादा है। ठीक है, यहां पर ये सारी व्यवस्था, यहां पर भी वही सरकार, वही एक केंद्र की और एक राज्य की, केंद्र और राज्य की सरकार, यहां पर वही, लेकिन दोहरी नागरिकता है। अब आप समझ लो, न्यायिक पुनरावलोकन आपको देखने को मिलेगा। यह चीज आपको कहीं ना कहीं यूएसए में एक संभावना यह है,
राज्यों के अलग होने की संभावना है, अलग होने की संभावना, हाँ है मुश्किल काम, मुश्किल है, लेकिन अलग होने की संभावना यहां जरूर दिखाई देती है, क्योंकि यहां पर यूनाइटेड किया गया है। क्या किया गया? यूनाइटेड, जोड़ा गया है। अगर ऐसा कहीं लगता है तो उससे अलग होने की इनके पास अथॉरिटी है। इस संधि को, समझौते को तोड़ सकते हैं और तोड़कर अलग हो सकते हैं। हाँ, ये प्रक्रिया जटिल है, मुश्किल प्रक्रिया, लेकिन एक संभावना है कि इससे अलग हुआ जा सकता है। भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो ऐसी कोई संधि या समझौता नहीं है, इससे अलग होने की कहीं पर कोई भी संभावना नहीं है। किसी भी राज्य का स्वतंत्र कोई अस्तित्व आपको दिखाई नहीं देगा। ध्यान रखिएगा, यहां पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है, इसको आपको दिमाग में रखना है। इसके बाद करें कॉन्फेडरेल की बात करें, किसकी? संघ के बाद। इस संघ में और इस संघ में अंतर पता लग गया आपको? संघ यही है, लेकिन यहां पर राज्यों के पास अथॉरिटी ज्यादा है। यहां पर राज्यों ने क्या किया? आपस में मिलकर संघ का जो निर्माण किया है, उस संघ को कुछ शक्तियां दी गई है, कुछ मना की गई है। राज्यों को कुछ शक्तियां दी गई है, कुछ मना की गई हैं। बची हुई शक्तियां राज्यों को दे दी गई हैं। केंद्र के पास वो अथॉरिटी नहीं है कि वो राज्य के नाम में, सीमा में कोई परिवर्तन कर सके। समझ में आ गया? केंद्र सरकार मजबूत सरकार है, लेकिन फिर भी राज्यों के आंतरिक मामले में राज्य अपने आप में क्या है? स्वतंत्र हैं। समझ में आ गई? भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं है। मैं फिर बोला, अब बात करें परिसंघ की, तो परिसंघ में क्या था? जब अमेरिका आजाद हुआ उस समय लगभग 1781 से लेकर 1789 तक आपको यूएसए के अंदर यह व्यवस्था देखने को मिलेगी। पहले यूएसए प्रारंभ में आजादी के बाद फेडरली बना था, यह कॉन्फेडरली बना था। उसके बाद उसने अपने आप को थोड़ा परिवर्तित किया और केंद्र को थोड़ा मजबूत किया। यहां पर क्या था? 13 कॉलोनी थी। उन कॉलोनी ने आपस में मिलकर एक परिसंघ का निर्माण किया। अब इनसे क्या अंतर हुआ? तो इसमें इस पर ध्यान रखिएगा, केंद्र पूर्ण रूप से कमजोर था। क्यों? क्योंकि इन्होंने अपने हिसाब से केंद्र का क्या किया? संघ का निर्माण किया, और इस संघ को अपनी इच्छा से कुछ क्या दिए? कुछ शक्तियां दी गई। केंद्र की कोई भी संप्रभुता नहीं है। केंद्र के पास कोई संप्रभुता नहीं है। संप्रभुता किसके पास है? राज्य के पास संप्रभुता है। राज्यों के पास संप्रभुता, और केंद्र राज्यों के प्रति जवाबदेही है, उत्तरदायी है। अब आप समझ लो, केंद्र किसके प्रति जवाबदेही है? राज्य के प्रति। क्यों? क्योंकि संप्रभुता किसके पास है? राज्य के पास है। तो आप अंदाजा लगा सकते हो, यह कमजोर व्यवस्था थी। कौन सी थी? इस कमजोर व्यवस्था में केंद्र इतना कमजोर था कि इन जो राज्य हैं, इनके पास अपनी सेना थी। राज्यों के पास अपनी सेना हुआ करती थी। समझ में आ गई बात? केंद्र के पास कोई संप्रभुता थी, राज्य के पास पूरी सॉवरेनिटी थी। तो कहीं ना कहीं ये व्यवस्था तो बिल्कुल ऐसा संघ जो बिल्कुल कमजोर आपको दिखाई देगा। प्रारंभ में अमेरिका ऐसा था, इसमें परिवर्तन करके इसने अपने आप को थोड़ा मजबूत करने की कोशिश की। यहां पर केंद्र उसके मुकाबले ज्यादा मजबूत है। यहां पर 13 जो कॉलोनियां थी, उन्होंने मिलकर कहा कि हम एक संघ का निर्माण करते हैं, और हम वो शक्तियां अपनी इच्छा से उसको क्या दे दी? शक्तियां दे दी। बाकी सारी शक्तियां उन्होंने अपने पास रख ली। तो कहीं ना कहीं वहां पर केंद्र आपको कमजोर दिखाई देता है। परिसंघ की व्यवस्था आपको ऐसी दिखाई देती है, ठीक है। अब यहां पर एक परिसंघ की एक बात और हो सकती है। अब यहां पर कुछ शब्द बदले हुए दिखाई देते हैं आपको, जैसे यूरोपियन यूनियन। अब ये यूरोपियन यूनियन, अब यहां पर शब्द तो यूरोपियन यूनियन है, लेकिन आप इस शब्द को समझो और इसका भाव समझने की कोशिश करो। तो यूरोपियन यूनियन भी क्या है? कई देशों ने मिलकर, कई देशों ने विश्व के सामने, किसके सामने? विश्व के सामने एक देश के रूप में
विश्व के कई छोटे छोटे देशों ने एक देश के रूप में अपने आप को विश्व के सामने रखने के लिए इस प्रकार का, एक देश के रूप में विश्व के सामने, किसके सामने, विश्व के सामने रखने के लिए एक संघ का निर्माण किया। संघ का निर्माण, अब समझिए, कई देशों ने मिलकर, यूरोपियन संघ इसका उदाहरण है, ठीक है। इनके, अब समझना, इन देशों की अपनी स्वयं की क्या है, अलग अलग सेना है, सबकी अलग अलग नागरिकता है, सबकी अपनी अपनी करेंसी है, और साथ साथ में सबकी अपनी संप्रभुता है। यह सब इसमें है, और इसी का परिणाम है, आपस में जुड़े हुए हैं लेकिन संधि और समझौते के तहत। किसके तहत जुड़े हुए हैं, संधि या समझौता। अब आपको पता होगा संधि या समझौते का परिणाम क्या हुआ। अभी आपने देखा होगा ब्रिटेन अलग हो गया, ब्रिटेन अलग हो गया ईयू से, तो वो उसने वो संधि और समझौते को तोड़ दिया, उससे अलग हो गया। यहां पर शब्द यूज में लिया गया यूनियन। अब समझिए, यहां पर यूनियन है, यहां पर भी यूनियन है। यहां यूनियन क्या कह रहा है, अलग नहीं हो सकते। यहां पर शब्द तो यूनियन लिया है, लेकिन उसके अंदर जो दिखाई दे रहा है वो कहीं ना कहीं कॉन्फेडरल दिखाई दे रहा है। समझ में आ गया, परिसंघात्मक जैसी व्यवस्था दिखाई दे रही है। आपस में हितों को लेकर एक संघ का निर्माण किया, और जब ऐसा महसूस हुआ कि ये ताकतवर नहीं है या इससे कुछ हो नहीं सकता, तो उससे अपने आप को अलग कर लिया। ब्रिटेन अभी ब्रेक्जिट के माध्यम से क्या हुआ है, इसने अपने आप को यूरोपियन संघ से क्या कर लिया, अलग कर लिया। ये व्यवस्था आपको यहां पर दिखाई देती। तो शब्द तो यूनियन है, लेकिन उसके लक्षण कैसे दिखाई दे रहे, परिसंघात्मक के दिखाई दे रहे। एक और ऐसा ही उदाहरण आप समझिए, और आपके एग्जाम की दृष्टि से, एक संगठन, एक था यूएसएसआर। समझिए, यहां पर भी एक शब्द है यूनियन, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। अब समझिए, यहां पर भी यूनियन था, इसका भी निर्माण किया गया। इस यूनियन का भी कई क्षेत्रों को मिलाकर किसका निर्माण हुआ, यूएसएसआर का। एक ही झंडा था, लेकिन 1991 में यह भी टूट गया। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा जो आज है, जिसे हम रूस के नाम से जानते हैं, रसिया, उसमें रूस भी था। उस यूएसएसआर के अंदर कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा ये यूक्रेन जो है, जिस यूक्रेन को लेकर लड़ाई चल रही है, यूक्रेन बहुत बड़ा हिस्सा उसी हिस्से में था। उससे मिलकर ही यूएसएसआर का निर्माण हुआ, जिसमें रूस प्रमुख रूप से था। रूस के बाद सबसे बड़ा, रूस के बाद सबसे महत्वपूर्ण था, वो था यूक्रेन। उन कुछ और ज्यादा क्षेत्रों से मिलकर, 3-4 बड़े और क्षेत्रों से मिलकर किसका निर्माण किया गया, यूएसएसआर का। लेकिन उसके बाद भी 1991 में बिखराव हो गया, और यूक्रेन और कई सारे देश 17 लगभग टुकड़े हो गए। किसके, यूएसएसआर के। उसमें सबसे बड़ा हिस्सा जो था रूस, आज की तारीख में वो इसको रिप्रेजेंट करता है। तो शब्द यूनियन है, लेकिन वहां पर भी अलग हो गए और सब कुछ बिखराव हो गया। समझ में आ गया। तो ये यूनियन की स्थिति आप समझिए, ये यूनियन, यहां ऐसा यूनियन दिखाई दे रहा है, ये यूनियन ऐसा यूनियन नहीं है। ये यूनियन था अपनी इच्छा से, अपने लोगों ने आपस में मिलकर बनाया था, लंबे समय तक के लिए बनाया था। अलग अलग सबकी सेना है, अलग अलग करेंसी है, अलग अलग सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ अलग अलग है, नागरिकता अलग अलग, लेकिन पूरी दुनिया के सामने अपने को एक देश प्रस्तुत करने के लिए इन्होंने एक संगठन का निर्माण किया, नाम रख लिया यूनियन। लेकिन इसमें लक्षण कहीं ना कहीं कॉन्फेडरल के दिखाई दे रहे थे। तो कॉन्फेडरल का मतलब सबसे लूज, कॉन्फेडरल का मतलब समझना, अब एक शब्द में समझे, कॉन्फेडरल का मतलब जहां पर केंद्र सबसे कमजोर हो, सबसे कम शक्तिशाली हो, जिसके पास सबसे कम शक्तियां हो, जिससे अलग होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो और जिससे आसानी से अलग हुआ जा सके, वो कॉन्फेडरल है। जिसमें राज्यों पे संप्रभुता होगी। किस पर होगी, राज्यों में संप्रभुता होगी, केंद्र में संप्रभुता नहीं होगी। उसके मुकाबले फेडरल इसके मुकाबले थोड़ा मजबूत होगा। केंद्र के पास भी संप्रभुता होगी, राज्यों के पास भी संप्रभुता होगी, लेकिन
केंद्र के मुकाबले राज्य थोड़ा ज्यादा ताकतवर होगा, राज्य के का स्वतंत्र अस्तित्व होगा, राज्यों का अपना अलग से झंडा होगा, उनकी नागरिकता होगी, उसमें केंद्र ज्यादा हस्तक्षेप नहीं कर सकता, आंतरिक मामलों में स्वतंत्र दिखाई देंगे। इसके मुकाबले यूनियन की बात करें तो यूनियन में केंद्र पूर्ण रूप से मजबूत होगा, राज्यों के मुकाबले उसके पास पूर्ण अथॉरिटी होगी, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करने की। समझ में आ गया? किसी की सेना नहीं होगी, सेना केवल और केवल किसकी होगी? केंद्र की होगी, देश की होगी, संघ की होगी। समझ में आ गई बात? तो ये ज्यादा कमजोर, इसके मुकाबले ये थोड़ा कमजोर, और ये सबसे ज्यादा मजबूत आपको दिखाई देगा। तो हमने ये शब्द लिया संघ। संघ का मतलब जहां पर केंद्र ज्यादा मजबूत आपको दिखाई दे, ये व्यवस्था भारत की आपको दिखाई देगी। तो आज के बाद थोड़ा ध्यान रखिएगा, सबसे मजबूत, उससे थोड़ा कम, और उससे सबसे कम। यहां पर केंद्र सबसे कम हस्तक्षेप होगा, यहां पर केंद्र का हस्तक्षेप थोड़ा ज्यादा होगा, और यहां पर केंद्र का हस्तक्षेप आपको सर्वाधिक दिखाई देगा। तो इस टॉपिक को पढ़िएगा, इन शब्दों को समझिएगा। यूनियन यहां पर भी यूज हुआ है, यूनियन यहां पर भी यूज हुआ है, यूनियन यहां पर भी यूज हुआ है। यूनियन इसको भी कहा जा रहा है, इसको भी संघ के रूप में स्थापित किया जा रहा है। ये शब्द अलग अलग हैं, एक ही कहीं पर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके भाव सबके अलग अलग आपको दिखाई देंगे। इसका भाव बहुत ज्यादा एकात्मकता में दिखाई देगा, यहां पर आपको थोड़ा कम दिखाई देगा, और यहां पर पूर्ण रूप से कम, और यहां तो यूनियन बिल्कुल ही अलग अलग दिखाई देगा। एक भाव आपको सोवियत संघ के रूप में भी दिखाई देगा। तो हिंदी में ये एक शब्द प्रयोग करने के कारण ये समस्याएं आपके सामने कहीं ना कहीं दिखाई देती है। तो इसको देखिएगा, इस समस्या को समाप्त करने की कोशिश करिएगा। ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और ऐसे अच्छे वीडियो के लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आज की क्लास के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।